2 दशक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, एक ही चेहरा, एक ही नाम और एक ही सत्ता। एक इंसान जिसने एक पूरे राज्य की राजनीति को अपने मुट्ठी में बांधे रखा। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे कोई पलटू राम कहता है तो कोई सुशासन बाबू, विरोधी उसे कुर्सी कुमार बुलाते हैं तो करीबी आज भी उसे प्यार से मुन्ना कहते हैं, और सियासत के जानकार तो उसे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का आखिरी बड़ा नेता मानते हैं। जी हाँ, ये कहानी है नीतीश कुमार की। एक ऐसा नेता जिसने बिहार को सड़कें दी, बिजली दी, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया, और यहीं से उसका नाम पड़ा सुशासन बाबू। यानी वो नेता जिसने बिहार में एक अच्छे शासन की नींव रखी। लेकिन यही नेता बार बार अपने राजनीतिक पाले भी बदलता रहा, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन तो कभी फिर से एनडीए, और यहीं से जन्म हुआ पलटू राम का। लेकिन सच क्या है? क्या वो वाकई सिर्फ सत्ता के लिए पलटने वाला एक नेता है, या वो एक सच्चा रणनीतिकार है जो हर हाल में अपने बिहार को स्थिर रखना चाहता है? कैसे एक साधारण परिवार का मुन्ना बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा शख्स बन गया, और आज जब वो पटना से दिल्ली की ओर बढ़ चला है तो एक ही सवाल है कि इतिहास उसे किस नाम से याद रखेगा, सुशासन बाबू या पलटू राम? गंगा किनारे बसे एक छोटे से कस्बे बख्तियारपुर में साल 1951 में एक साधारण कुर्मी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है नीतीश कुमार। घर में उसे प्यार से मुन्ना कहा जाता था। ना कोई राजनीतिक विरासत, ना कोई बड़ा नाम, बस एक आम लड़का जिसके सपने भी उतने ही साधारण थे जितना साधारण उसका परिवेश था। पढ़ाई में तेज नीतीश पटना पहुंचे और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उनकी जिंदगी एक तय रास्ते पर बढ़ रही थी, एक अच्छी नौकरी, एक स्थिर जीवन और एक शांत भविष्य। मतलब सब कुछ वैसा ही था जैसा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बेटे के लिए चाहता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1974 में पटना का गांधी मैदान एक बड़ी हलचल का गवाह बना। मंच पर खड़े थे जयप्रकाश नारायण, एक बूढ़ा शरीर लेकिन आवाज में ऐसा जोश कि हर युवा के मन में एक क्रांति जगा दे। संपूर्ण क्रांति का नारा गूंजा और उसी के साथ कई जिंदगियों की दिशा बदल गई। नीतीश कुमार भी इन युवाओं में शामिल थे जिनके भीतर भी यह आवाज गहराई से उतर गई। धीरे धीरे किताबों की जगह आंदोलन ने ले ली और एक इंजीनियर बनने का सपना पीछे छूटने लगा, और उसकी जगह राजनीति, संघर्ष और बदलाव की चाह ने ले ली। फिर आया 1975 का इमरजेंसी का दौर, वह दौर जब देश भर में डर और दबाव का माहौल था। लेकिन इस दबाव के माहौल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो डरे नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरे। नीतीश कुमार भी उन्हीं में से एक थे जो जेल गए, संघर्ष किया, और जब जेल से बाहर आए तो वे पहले जैसे नहीं रहे। अब वो सिर्फ मुन्ना नहीं थे, वो राजनीति के रास्ते पर चल चुके थे, और यही रास्ता आगे चलकर उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनाने वाला था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। संघर्ष की असली शुरुआत अब होने वाली थी। फिर आता है 1977 का वो साल जब नीतीश कुमार ने नालंदा की हरनौत सीट से पहली बार चुनाव लड़ा, और नतीजा जब आया तो नतीजे में उन्हें हार मिली। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक झटका था। लेकिन वो इससे टूटे नहीं, उन्होंने फिर कोशिश करी और 1980 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। लेकिन नतीजा फिर से वही रहा और उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 हार, 7 साल का संघर्ष, घर की जिम्मेदारियां और जेब में एक भी स्थायी कमाई नहीं। हालात ऐसे हो गए कि नीतीश कुमार ने लगभग तय कर लिया कि वे राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि हर इंसान की एक सीमा होती है और अब वह सीमा करीब आ चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग हारने के लिए नहीं बने होते, और नीतीश कुमार इसका एक जीता जागता उदाहरण है। साल 1985 में हरनौत की वही सीट, वही नीतीश कुमार, लेकिन इस बार कहानी बदल गई। जनता दल के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार वह चुनाव जीत गए। 2 हार के बाद आई यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह एक वापसी थी। यह एक ऐलान था कि यह आदमी अब राजनीति छोड़ने वाला नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ नीतीश कुमार का असली सफर। विधायक बनने के बाद उनकी राजनीति ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू की। अब उनका दायरा से बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी नजर दिल्ली तक उठ चुकी थी। साल 1989 में जब देश में बदलाव की लहर चल रही थी, उसी लहर के साथ नीतीश कुमार लोकसभा पहुंचे। एक विधायक से सांसद बनने तक का यह सफर सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं था, बल्कि राजनीति में उनकी पकड़ का संकेत भी था।
इसके बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दोबारा जीत हासिल करी और दिल्ली की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। समाजवादी सोच, जमीन से जुड़ी छवि और शांत लेकिन प्रभावी शैली, इन सब ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान दी। धीरे धीरे वे उन नेताओं में गिने जाने लगे जिन्हें सिर्फ बोलना नहीं बल्कि काम करना भी आता है। लेकिन जहां एक ओर दिल्ली की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी एक बड़ा परिवर्तन का आकार ले रही थी, क्योंकि अब तक वो जिस धारा के साथ चल रहे थे उसी धारा से अलग होने का फैसला उनके अंदर धीरे धीरे पक्का हो रहा था। और आखिरकार साल 1994 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, लालू प्रसाद यादव से अलग होने का, और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था समता पार्टी। अब यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, यह इनकी स्वतंत्र पहचान का भी ऐलान था कि अब वो किसी गठबंधन का हिस्सा भर नहीं थे बल्कि अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता बन चुके थे। साल 1994 में उन्होंने जो अलग रास्ता चुना वो सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा जोखिम भी था। एक तरफ सालों से बनी पहचान, पुराने साथी, तो वहीं दूसरी तरफ एक नई पार्टी, एक अनिश्चित भविष्य। शुरुआत आसान नहीं रही, जमीन पर संगठन खड़ा करना, लोगों का भरोसा जीतना और खुद को एक नए विकल्प के रूप में साबित करना, यह सब एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उनकी मेहनत, उनकी साफ छवि और उनका शांत लेकिन ठोस नेतृत्व लोगों तक पहुंचने लगा। और फिर आया साल 1996, एक और चुनाव, एक और परीक्षा, और इस बार भी उन्होंने जीत हासिल करी और एक बार फिर लोकसभा पहुंच गए। इसी दौरान उन्हें केंद्र सरकार की ओर से बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। रेलवे जैसे विशाल और जटिल विभाग को संभालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने नई ट्रेनों की शुरुआत की, सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया और सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में काम शुरू किया। लेकिन उनकी राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी छवि को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। साल था 1999 का, जब वो देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। तभी एक दर्दनाक गैसल ट्रेन हादसा होता है जिसमें अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल आमने सामने टकरा जाती हैं। रात का वक्त था, ज्यादातर यात्री सो रहे थे और कुछ ही पलों में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 285 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी थी, क्योंकि ऐसे समय में जब अक्सर नेता जिम्मेदारी से बचते हैं, हादसे का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और बिना किसी दबाव के रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। इसी एक फैसले ने उनकी छवि को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और उन्हें एक जिम्मेदार और एक सिद्धांतवादी नेता के रूप में स्थापित किया। फिर भी दिल्ली उनकी अंतिम मंजिल नहीं थी। उनके मन में कहीं ना कहीं यह साफ था कि उनकी अभी असली परीक्षा बाकी है, और वो परीक्षा बिहार की राजनीति में होने वाली थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी, बिहार को बदलने का सपना और खुद को साबित करने की चुनौती अब उनका अगला पड़ाव तय कर चुकी थी। साल 2000 में आखिरकार वो मौका भी आ गया जिसका नीतीश कुमार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बने समीकरणों में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। उन्होंने शपथ ली, लेकिन यह कार्यकाल सिर्फ 7 दिनों का ही साबित हुआ। उनके पास बहुमत नहीं था। हालांकि सरकार बनाने की, जोड़ तोड़ करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करने के पक्ष में नहीं है, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 5 साल का इंतजार हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, राजनीति और रणनीति का दौर चला, और फिर आता है साल 2005। बिहार की जनता बदलाव चाहती थी। लंबे समय से सत्ता में रहे लालू प्रसाद यादव के दौर से जनता थक चुकी थी, और उसी माहौल में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो इस बार जनता ने साफ फैसला दिया और नीतीश कुमार पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आए। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बना दिया। सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया सड़कों पर। जो बिहार कभी टूटी फूटी सड़कों के लिए बदनाम हुआ करता था, वहां तेजी से निर्माण शुरू हुआ, गांव-गांव तक सड़क पहुंचने लगी, और इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सख्ती की गई। अपराध पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू हुई और प्रशासन को काम करने के लिए मजबूर भी किया गया।
बिजली, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण था लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना। कुछ ही सालों में बिहार की तस्वीर बदलने लगी, विकास दर बढ़ी, बुनियादी ढांचा सुधरा और लोगों को लगने लगा कि अब राज्य एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही वो समय था जब नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं रहे, अब वो एक ब्रांड बन चुके थे। सुशासन बाबू सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि उनकी अब पहचान बन चुका था। लेकिन राजनीति में स्थिरता कभी स्थायी नहीं होती और नीतीश कुमार की कहानी तो अभी और करवटें लेने वाली थी। साल 2010 में जब बिहार में दोबारा चुनाव हुए तो जनता ने एक बार फिर भारी बहुमत दिया। इस बार नतीजे और भी ज्यादा बड़े थे। एनडीए गठबंधन यानी कि जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 206 सीटों पर जीत हासिल करी। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी इससे साफ होता है कि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि ये जनता की तरफ से पूरी तरह दिया गया जनादेश था। 2010 की जीत के बाद नीतीश का कद सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, वो अब राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत चेहरे के रूप में देखे जाने लगे। यहाँ तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनका नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के रूप में शामिल होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति का खेल बड़ा अजीब होता है, जो जितनी तेजी से ऊपर उठता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 2013 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा था और बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार इससे सहमत नहीं थे। विचारधारा और छवि को लेकर उन्होंने अपने संबंध एनडीए से पूरी तरीके से तोड़ दिए। लेकिन यह फैसला साहसी जरूर था, लेकिन जोखिम भरा भी था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान भी चुकाना पड़ा। उनकी पार्टी को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से मात्र 2 सीटें प्राप्त हुईं। यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी सीधी नहीं थी जितना आप समझ रहे हैं। कुछ ही समय बाद राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार ने फिर से सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2015 का साल आया। इस बार राजनीति ने एक और चौंकाने वाला मोड़ लिया। नीतीश कुमार ने अपने पुराने विरोधी लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लिया, महागठबंधन बना। इस गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी बल्कि यह नरेंद्र मोदी की लहर को बिहार में रोकने का एक ऐलान भी थी। लेकिन यह गठबंधन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2017 में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो नीतीश कुमार ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटों के भीतर बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बना ली। सुबह जब बिहार की जनता उठी तो सरकार बदल चुकी थी और यहीं से राजनीति में उनको एक नया नाम मिलता है, पलटू राम। इसके बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। 2022 में उन्होंने फिर से बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन में वापस लौट गए। लेकिन 2024 में फिर से एक बार पलटी मारते हुए दोबारा एनडीए में जाकर शामिल हो गए। अब यह सिर्फ एक रणनीति नहीं रह गई थी, यह एक उनकी पहचान बन चुकी थी। बिहार की जनता भी अब इससे चौंकती नहीं, तब इसकी आदी हो चुकी थी कि इस तरीके से गठबंधनों का बदलाव नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। इतनी बार पाला बदलने के बाद अब सवाल भी उठने लगा था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या सिर्फ यह कुर्सी बचाने की एक रणनीति मात्र है। साल 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए मैदान में थी और इस बार नीतीश कुमार भी उसी गठबंधन का हिस्सा थे। चुनाव के बाद नतीजे आए, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और यहीं से नीतीश कुमार की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ गई। उनकी पार्टी की 12 सीटें अब दिल्ली की राजनीति की चाबी बन चुकी थी। अब वो सिर्फ एक बिहार के नेता नहीं थे, अब वो किंग मेकर भी थे। नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन दिया और बदले में केंद्र में अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत हिस्सेदारी सुनिश्चित की। राजनीति के इस खेल में वो फिर एक बार जीत चुके थे, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं थी, पटना में भी कुछ बड़ा बदलने वाला था। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव आया और इस चुनाव में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के अंदर एक बहुत बड़ा संकेत छुपा था। जहां एक और बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, तो वहीं नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। यानी ये पहली बार था कि गठबंधन में पहली बार बड़ा भाई बदल चुका था और यहीं से शुरू होता है खेल सत्ता के संतुलन का। फिर आया वो साल 2026 का जिसमें आज हम सभी लोग हैं। मार्च का महीना आता है और एक घोषणा होती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे।
पहली नजर में देखें तो एक सामान्य राजनीतिक फैसला दिखता है, लेकिन असल में यही था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अप्रैल 2026 को उन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली और 14 अप्रैल 2026 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यानी 20 साल एक झटके में खत्म हो गए। कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ, कोई विदाई भाषण नहीं हुआ, बस एक शांत अंत। और इसके बाद बिहार को मिला उनका नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में। ये पहली बार है जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या यह नीतीश कुमार का खुद का फैसला था या उन्हें धीरे धीरे इस मोड़ पर लाया गया? क्या यह सम्मानजनक विदाई थी या एक सुनियोजित सत्ता परिवर्तन था? और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है, जब नीतीश पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं तो उनके बिना बिहार कैसा दिखेगा? क्योंकि कुछ नेता सिर्फ कुर्सी नहीं संभालते, वो पूरे दौर को परिभाषित करते हैं। और नीतीश कुमार एक दौर का ही नाम है, लेकिन हर दौर का अंत भी होता है और यह अंत अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। अब वो सवाल है विरासत का। आखिर नीतीश कुमार बिहार को क्या देकर गए? अब अगर आप बिहार के किसी गांव में जाएंगे और किसी भी आदमी से पूछेंगे तो वो अक्सर एक सीधा जवाब देता है कि सड़कें। वो सड़कें जो कभी थी ही नहीं, आज गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। बिजली जो कभी सपना था, वो हकीकत बन चुकी है। स्कूल जहां लड़कियां पहले नहीं जाती थी, आज साइकिल पर बैठकर जाती हैं। और ये सब उन्हीं के काम का एक हिस्सा है। इसीलिए कुछ लोग आज भी उन्हें सुशासन बाबू के रूप में ही पुकारते हैं। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है, जिसको भी हमको जानना आवश्यक है। जहां एक तरफ हमने सड़कों की बात करी, बिजली की बात करी और सुशासन बाबू बनने तक के सफर की बात करी, तो वहीं यहाँ पर सवाल पलायन का भी है, जो 20 साल बाद भी नहीं रुका है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2005 से लेकर 2025 तक बिहार से पलायन करने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। यानी कि 2 करोड़ से ये संख्या बढ़कर 5 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। उद्योगों की बात करें तो वो भी उम्मीदों जितने नहीं आए। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और कई मामलों में राष्ट्रीय औसत से आगे भी निकल चुकी थी। लेकिन अगर इसी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के सभी 34 राज्यों, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, इन सभी से कम है। और ये आंकड़ा 70,000 रुपए सालाना से भी कम बताया जा रहा है। यानी एक तरफ तेज विकास की कहानी तो दूसरी तरफ कमजोर आर्थिक हकीकत। और इसके अलावा एक और मुद्दा भी था, जो था शराबबंदी का, जिसे एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार के रूप में लागू किया गया था। वो भी आज कई जगहों पर सवालों के घेरे में खड़ा है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से बिहार में 2016 में 156, 2021 में 90, 2022 में 100 से ज्यादा, 2023 में 35 और 2024 में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी जो शराब बाहर से बंद हुई वो अंदर से और भी जहरीली होकर आती रही। यही सारी वजह है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को एक नजर से देख पाना काफी मुश्किल लगता है। कुछ लोगों के लिए वो एक सुधारक हैं, तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ वह एक सत्ता के खिलाड़ी हैं। और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच ही कहीं छिपी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है, बख्तियारपुर का वो लड़का जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, वो बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम बन गया जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। सुशासन बाबू, पलटू राम, कुर्सी कुमार, नाम तो कई सारे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ एक है। और वो कहानी आगे आने वाले कई सालों तक चर्चा में रहने वाली है। आप नीतीश कुमार को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।